हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है आपका यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, मतलब एच की वैल्यू आपकी 1 है यूनिटी फीडबैक, और आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी ऑफ एस। तो हमें बताना है फाइंड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन फॉर के की वैल्यू, जो गेन है उसकी वैल्यू 1 है। तो हमें गेन मार्जिन और फेज मार्जिन बताना है। तो मैं यहाँ पर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या दिया है, ये दिया है के अपॉन ये एस और आपका 0.5s प्लस 1 और आपका दिया है 0.05s प्लस 1। ठीक है, तो आप इस ट्रांसफर फंक्शन से देखिए ओरिजिन पर एक पोल है, तो ये कौन सा हो गया, टाइप 1 है, ये टाइप 1 और ऑर्डर 2। ठीक है, सेकंड ऑर्डर वाला है, ऑर्डर 2 है इसमें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें शॉर्टकट अप्रोच अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्योंकि हमारा आपका यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमें इसमें निकालेंगे पहले गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या होता है आपका, गेन मार्जिन होता है आपका 1/x, जहाँ पर x आपका मैग्नीट्यूड है। x क्या है आपका, x को बताता हूँ आपका, x है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ जे ओमेगा, h ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ पर, हमारा जो गेन मार्जिन निकलता है ये आपका आता है ओमेगा पीसी, मतलब फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। तो सबसे पहले हमें फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा पीसी, देन यहाँ पर से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन का, और ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी की वैल्यू पुट करेंगे। देन यहाँ पर 1/x जो हमारे x की वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर हम गेन मार्जिन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से हम गेन मार्जिन निकालेंगे। तो देखिए गेन मार्जिन के लिए ओमेगा पीसी सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो इसके लिए ओमेगा पीसी की जो वैल्यू होती है, ये शॉर्टकट है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला भी है, ये होती है आपकी 1/√T1 इंटू T2, टाइम कॉन्स्टेंट पहले वाले का और टाइम कॉन्स्टेंट दूसरे वाले का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से T1 T2 क्या है, ये देखिए जो पहली वैल्यू है ये है आपका T1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है TS प्लस 1, T1S प्लस 1 और T2S प्लस 1। तो यहाँ से देखिए जो आपकी T1 की वैल्यू है, टाइम कॉन्स्टेंट 1 की वैल्यू है, वो आपकी है 0.5, और आपकी T2 की वैल्यू है, आपकी टाइम कॉन्स्टेंट 2 की जो वैल्यू है वो है आपके 0.05। ठीक है, अब इसको हम वहाँ पर पुट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर। तो यहाँ पर से क्या आएगा, हमारा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये आएगा 1/√, T की वैल्यू है आपकी 0.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 0.05, जो T2 की वैल्यू है 0.05। तो यहाँ से हमारी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिससे हम गेन मार्जिन निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0.025 कितना हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा हमारा √40। ठीक है, तो ओमेगा पीसी की वैल्यू हमारी, ये ओमेगा पीसी की वैल्यू आ गई √40। ओमेगा पीसी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओमेगा पीसी में, आपका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम ओमेगा पीसी में, किसका, हमारे ट्रांसफर फंक्शन का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं ओमेगा पीसी पर। तो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जी ऑफ जे ओमेगा, ये इसका शॉर्टकट है। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर लिखेंगे के जो हमारा गेन है वो, अपॉन नीचे आएगा ओमेगा पीसी जो हमारी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारे टाइम कांस्टेंट है दोनों T1 प्लस T2, ये इसका फॉर्मूला है, इससे हमारा जल्दी आ जाता है आंसर। देखिए तो यहाँ से हमें के की वैल्यू यहाँ पर हमें दी थी क्वेश्चन में 1, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिया के की वैल्यू 1 के लिए हमें बताना है फेज मार्जिन और गेन मार्जिन। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 पुट कर दी, ओमेगा पीसी की वैल्यू है √40 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, और आपको T1 और T1 की वैल्यू है आपकी 0.5 और T2 की वैल्यू है हमारी 0.05। ठीक है भाई, अब देखो इतना हमने कर लिया। यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 1/, ये हो जाएगा 22, 1/22। तो हमारी जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, कहाँ पर, एट ओमेगा पीसी पर आ गया इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन हमारा होता है 1/x, ये x है, इसी की वैल्यू मैंने x बताई थी वहाँ। ठीक है, 1/x, तो 1/22 कितना हो जाएगा, 22 ऊपर चला जाएगा। तो गेन मार्जिन की वैल्यू आ गई 22। अब हम इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 20 लॉग, यहाँ लॉग बेस 10 वाला होता है, log 10 ले देता हूँ, और हमारी जो आपकी वैल्यू है 22। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा 26.86 डेसिबल। तो ये हमारा गेन मार्जिन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो गेन मार्जिन की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है। गेन मार्जिन की वैल्यू हमारी यहाँ से 26। देखिए एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं हम, आंसर बी। लेकिन मैं आपको फेज़ मार्जिन का भी शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ से फेज़ मार्जिन निकालते हैं। तो देखिए फेज़ मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज़ मार्जिन होता है PM, फेज़ मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पर करते गए, यहाँ पर हम डोमिनेट पोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल है तो हम डोमिनेट पोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए एक हमारा जो T1 की वैल्यू है वो है आपकी 0.5 टाइम कांस्टेंट वाले की, और T2 की वैल्यू है आपकी 0.05। ठीक है, मतलब आपका सेकंड वाला जो है T2 ये तो बहुत दूर है, तो हम जो डोमिनेंट पोल मतलब जो आपका ओरिजिन के पास पोल होता है हम उसको लेके चलते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर से हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई, क्योंकि गेन की वैल्यू मतलब K की वैल्यू 1 है, 1/S, और हम सिर्फ यहाँ पर डोमिनेट पोल लेंगे जो आपका 0.5S है +1। ठीक है, ये हमारा आ गया। और फेज़ मार्जिन के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ G ऑफ J ओमेगा ये होना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा ओमेगा √ ये आ जाएगा 1 + 0.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब हम इसका करते हैं स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन का हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो स्क्वायर करके क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी हमारी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर रूट हट जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 0.25, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर एक ओमेगा भी आएगा ना, हाँ, ओमेगा स्क्वायर = 1। तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आ गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 0.95 रेडियन। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी 0.95 रेडियन, जो आपकी होगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की में। ठीक है, तो आइए इसके बाद मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे हमें अब फेज़ बताना है, कहाँ पर फेज़ निकालना है हमारा, फेज़ एट ओमेगा GC। ओमेगा GC मतलब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर हम फेज़ मार्जिन निकालते हैं, मतलब एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा। क्या हो जाएगा, पीछे से जो आपका S है ये ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 90, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी नीचे था ऊपर चल जाएगा तो 90, ओमेगा 90 डिग्री का शिफ्ट करता है, माइनस ये tan इनवर्स भी ऊपर को चल जाएगा, tan वाला ऊपर चल जाएगा, tan इनवर्स, बाकी क्या आ जाएगा 0.5 जो है, और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ओमेगा GC हमारी क्या थी 0.95, तो ओमेगा GC की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर इंटू 0.95। ठीक है भाई, इतना करा। इसके बाद हम जो सेकंड वाला है हमारा, सेकंड जो हमारा पोल है tan इनवर्स वो है आपका 0.05 इंटू यहाँ पर वही आपकी ओमेगा PC की वैल्यू रख दी 0.95। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -90 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा -25.4 डिग्री, और ये आ जाएगा -2.7 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -118.1 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इसका एंगल आ गया। अब हमें फेज़ मार्जिन निकालना है। फेज़ मार्जिन क्या होता है, फेज़ मार्जिन होता है 180 में कितना ये कम है, कितना हम एक्स्ट्रा फेज़ ऐड कर सकते हैं, 180 - 118.1 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 61.9 डिग्री। ठीक है, 61.9 डिग्री हमारा फेज़ मार्जिन आ गया। फेज़ मार्जिन हमारा आ गया 61.9 डिग्री, 61.7 हाँ इसके आसपास ही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था तो कोई बात नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डैश प्रॉपर्टीज़ आर, ये किसकी है, बल ये आपका मेंटेन वोल्टेज एट नियर अ कांस्टेंट लेवल और इम्प्रूव पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है, करेक्ट फेस अनबैलेंस को करता है, और आपका क्या करता है वोल्टेज आपको नियर कांस्टेंट बनाया रहता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है सीरीज कैपेसिटर, स्टैटिक कंपनसेटर, रेगुलेटेड ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर बूस्टर। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा नीचे वाले। ऊपर वाला जो होता है हमारा सीरीज कैपेसिटर, ये खाली हमारा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ होती है आपके स्टैटिक कैपेसिटर में। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको स्टैटिक कैपेसिटर क्या होता है। हम इसको बोलते हैं स्टैटिक VAR, मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस कंपनसेटर, जो स्टैटिक VAR को कंपनसेट करता है। इसका पूरा नाम ये होता है स्टैटिक VAR कंपनसेटर। ठीक है, तो ये इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये कैसा होता है। इसमें देखो
एक आपका रिएक्टर होता है, ये रिएक्टर आपका थायरिस्टर के स्विच से कंट्रोल होता है। ये मैंने थायरिस्टर बना रखा है, थायरिस्टर लिख दिया टी, और इसके सीरीज में लगाता है रिएक्टर, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पर और इसके पैरेलल में होता है एक फिक्स्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर वो है जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटर, और ये हमारा होता है रिएक्टर, ठीक है। तो हम स्टैटिक वीएआर का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए। स्टैटिक वीएआर में क्या होता है, हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रिएक्टर और फिक्स्ड कैपेसिटर का, जो मैंने आपको बना के दिखा रखा है। इसके मैं एडवांटेज देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होता है। एडवांटेज, सबसे पहला काम जो ये करता है आपका स्टेबिलिटी इंप्रूव को करता है। स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, मतलब स्टेबिलिटी हाई कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। सेकेंड, ये क्या करता है, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करता है। थर्ड, हमारा ये पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ये भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फोर्थ हमारा ये क्या करता है, इसके बहुत सारे काम है। फोर्थ करता है आपका रिएक्टिव पावर कंट्रोल करता है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल करता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करेगा, ऐसे बनाते हो कंट्रोल के लिए। और आपका इसके बाद क्या करता है, आपका ओवर वोल्टेज जो हमारे कभी कभी हमारे सिस्टम में आ जाती है ओवर वोल्टेज, तो इसको भी आपका करेक्ट करता है, इसको भी कंपनसेट करता है। और इसके अलावा ये जो छठा काम करता है, जस्ट अ मिनट, जो ये छठा काम करता है वो होता है इसका फेस सीक्वेंस को करेक्ट करना, फेस सीक्वेंस करेक्ट करना, फेस सीक्वेंस करेक्ट, फेस सीक्वेंस करेक्शन, ठीक है। ये इसके काम है। तो देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज लेवल कांस्टेंट बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी बिल्कुल सही, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सही, और आपका करेक्ट फेस सीक्वेंस बिल्कुल सही। तो ये आंसर हो जाएगा स्टैटिक कंपनसेटर का, ठीक है। स्टैटिक कंपनसेटर के ये सब काम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन। लोड कम्यूटेशन मतलब लोड खुद ही आपका नेचुरल ऑफ हो जाए, ठीक है। लोड आपके उसको सप्लाई को फिर बंद कर दे, उसको बोलते हैं लोड कम्यूटेशन। मोड इन केस ऑफ कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये किस केस में होता है, आपका RLC क्रिटिकली डैम्प्ड, RL या RL अंडर डैम्प्ड या RL ओवर डैम्प्ड। तो देखिए पहले मैं आपको डैम्पिंग वाला थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए हमारी डैम्पिंग कैसी होती है, अंडर डैम्प्ड होती है हमारी ऐसी, ये हमारी अंडर डैम्प्ड, ठीक है। ये धीरे धीरे डैम्प आउट हो जाती है। यहाँ पर जीटा की जो वैल्यू होती है ये आपकी लेस देन 1 होती है, जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है अंडर डैम्प्ड के केस में। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, ये है हमारा क्रिटिकली डैम्प, ये बिल्कुल इसी पॉइंट में जाके डैम्प होगा। यहाँ पर जीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसके बाद आता है ओवर डैम्प। ओवर डैम्प सिस्टम में क्या होता है, हमारे यहाँ इस तक का पहुँचती नहीं है, ये हमारी जीटा की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो आपका लोड कम्यूटेशन है ये हमारा यहाँ पर होता है RLC, किस केस में, RLC अंडर डैम्प्ड के केस में, RLC अंडर डैम्प्ड के केस में हमारा लोड कम्यूटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जीटा की वैल्यू होती है, जीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीटा की वैल्यू होती है R/2 √C/L। ये इस केस में हमारी जीटा की वैल्यू होती है, तो आंसर आ जाएगा C, RLC अंडर डैम्प्ड के केस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें, चेक विच सिस्टम वाई ऑफ एन इज नॉन कॉजल। नॉन कॉजल सिस्टम क्या है, तो देखिए नॉन कॉजल क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। नॉन कॉजल ये सिग्नल और सिस्टम का है। तो नॉन कॉजल वो होते हैं जिनका आपका जो आपके आउटपुट या फिर फ्यूचर, जिनका आउटपुट फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यू डिपेंडेंट, ठीक है। और हमारे नॉन कॉजल क्या होते हैं, सॉरी नॉन कॉजल तो हो गया कॉजल, इसको मिटाता हूँ। और हमारे कॉजल क्या होते हैं, कॉजल वो होते हैं जिनका आउटपुट हमारा, कॉजल वो होता है जिनका आउटपुट आपका प्रेजेंट अभी की कंडीशन और हमारी पास्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर पर नहीं करता, उसको हम बोलते हैं कॉजल। और आपका नॉन कॉजल का फ्यूचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए, पहले दिया YN इज इक्वल टू XN प्लस 1/n-1। n-1 क्या हो गया, पुराना काम, पास्ट टाइम, तो ये हो जाएगा कॉजल, कॉजल सिस्टम। तो ये x t-2 यहाँ पर पास्ट है, x 2 - t, तो ये आ जाएगा नॉन कॉजल, क्योंकि यहाँ पर टाइम को चेंज कर रखा है। रिवर्सल ऑफ टाइम भी आपका नॉन कॉजल होता है, रिवर्सल ऑफ टाइम ये आपका नॉन कॉजल होता है, ये आपका फ्यूचर टाइम में चले जाता है, नॉन कॉजल। तो ये फ्यूचर वैल्यू बताता है -t, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉन कॉजल। बाकी ऑप्शन देखते हैं, x² ये प्रेजेंट वैल्यू है, और t-2 t से 2 पहले, तो ये आपकी पास्ट वैल्यू है, तो ये भी आपका क्या बता रहा है, कॉजल। YT इज इक्वल टू cos XN, XN मतलब प्रेजेंट वैल्यू चल रही है, तो ये भी कॉजल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है,
कंसीडर द सिस्टम दिया है आपका, इसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है आपका वाई ऑफ एस अपॉन सी ऑफ एस। थोड़ा जूम करते हैं इसको, क्या दिखा है, एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू ऑब्टेन द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉनिकल फॉर्म। हमें कॉनिकल फॉर्म में स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बताना है, ठीक है इसका। तो मैं एक बार इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ, शायद छोटा हो रहा है काफ़ी देखने में। ट्रांसफर फंक्शन ये है आपका एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, हमें इसको कोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब किस फॉर्म में लिखना है हमें, स्टेट, आपको अगली स्लाइड में ले जाता हूँ। पहले इसको हम स्टेट मैट्रिक्स के रूप में बनाएंगे, स्टेट स्पेस के हिसाब से। तो इसमें पहले आती है हमारी स्टेट इक्वेशन क्या होती है हमारी, स्टेट इक्वेशन होती है, ऐसे डोनेट करते हैं, एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स, ए मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, प्लस बी यू आपका इनपुट है, वाई टी और हमारा आउटपुट होता है वाई टी, ये आता है आपका सी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। ये हमारा स्टेट इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो कोनोनिकल फॉर्म होता है, ठीक है, कंट्रोल कोनोनिकल फॉर्म, ठीक है, ये कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं सी सी एफ। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ये होता है आपका B1S, नीचे करता हूँ, ये होता है हमारा B1S प्लस बी नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस A1S प्लस ए नॉट, ठीक है। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है कैनोनिकल फॉर्म में। तो देखिए इसमें हमें शॉर्टकट में निकालना है, क्योंकि हमें इसको अगर हम जल्दी निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका MCQ बेस एग्जाम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें आपकी ए और बी की वैल्यू पता करेंगे, ए और बी की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर से जब हम एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्स मैट्रिक्स ये, तो ये कैसे बनती है, इसका फिक्स फॉर्मेट है, आपका 0 1 ऊपर में आएगा 0 1, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू ए नॉट की है वो यहाँ पर आएगी माइनस के साथ माइनस ए नॉट और माइनस A1, ठीक है, इंटू किससे एक्स से हो जाएगा, प्लस यू की वैल्यू, देखिए यहाँ पर से यू के साथ बी मल्टीप्लाई होगा, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे आएगी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 0 1 इंटू यू, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने वाई की वैल्यू निकालनी, आउटपुट ये जो वाई है इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आती है सी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, होती है बी नॉट बी वन और एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू निकालनी है और सीधे आंसर पुट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं इसमें ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ, आपको समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी, एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है भाई, ये देखो, ये है हमारा एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको कंपेयर करने के लिए सिंपल पड़ेगा। ये हमारी क्या होती है, B1S प्लस बी नॉट अपॉन क्या एस स्क्वायर प्लस A1S प्लस ए नॉट, ठीक है। यहाँ से अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, मैंने अभी बताया, ऊपर पर क्या आता है 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारी आएगी वैल्यू माइनस ए नॉट और A1 की। तो इससे कंपेयर करके पहले ए नॉट और A1 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर से A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू यहाँ पर से आएगी, A1 की वैल्यू है आपकी 3, A1 की वैल्यू 3 है, और ए नॉट की वैल्यू है 2, ए नॉट की वैल्यू है हमारी 2। बस हमने यहाँ पर से ये फॉर्मूले में लगा के, मतलब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के कंपेयर करना है, ये हमारी आ गई। और B1 की वैल्यू देखिए आप, B1 की वैल्यू ये है, B1 की वैल्यू हमारी यहाँ से हमारी आई है B1 की वैल्यू, और हमारी B1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 की वैल्यू है 1 और आपकी B नॉट की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से 0 1 नीचे आता है आपका माइनस ए नॉट A1, माइनस ए नॉट, ये ए नॉट ये है 2 के आगे आ जाएगा माइनस, तो -2, और इसकी वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। ये आ गया x1 x2, एक्स मैट्रिक्स है जो x1 x2, ठीक है, प्लस आगे क्या आती है हमारी, यहाँ पर u मैट्रिक्स है UFT, इधर पर हमारे क्या आएगा, जो फिक्स है उसमें ये है आपका 0 1, देखिए यहाँ पर बताया था ना मैंने, यहाँ पर आएगा 0 1, ये 0 1 सेम लिखा है। बाकी हमें आउटपुट मैट्रिक्स निकालनी है जो B0 B1 है, ठीक है, B0 B1। तो YT
क्या आएगी, बी नॉट बी वन। बी नॉट की वैल्यू है 3 और बी वन की वैल्यू है 1 और ये आपका है x1 x2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 0 1। देखिए 0 1 में एक ही ऑप्शन है ये, आप ऐसे भी देख सकते थे। बाकी में आपका 0 और -1 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो अलग ही आ रहे हैं। ये देखिए 0 और -1 और -2 -3 आया है और 0 1 और 3 और 1। ठीक है, तो ऐसे किया हमने। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमें, अ ब्रिज जनरली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए कौन सा काम आता है, तो हमारा कैपेसिटेंस मेजरमेंट होता है आपका डी शॉर्टी ब्रिज से। डी शॉर्टी ब्रिज और डी शॉर्टी मॉडिफाइड ब्रिज। ठीक है, ये दो ब्रिज है, डी शॉर्टीज ब्रिज इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी शॉर्टीज ब्रिज। इसके अलावा ओवेंस ब्रिज हमारा किसके काम आता है, ये इंडक्टेंस नापने के काम आता है, इंडक्टेंस मेजर करता है। ठीक है, वीन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी और मैक्सवेल ब्रिज ये भी इंडक्टेंस काम नापने काम आता है। मीडियम इंडक्टेंस के लिए हम मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द न्यूट्रल करंट। हमें न्यूट्रल में करंट बतानी है फॉर स्टार न्यूट्रल ग्राउंड सिस्टम फ्रॉम द गिवन सिमेट्रिकल कंपोनेंट। हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट दिए, ये भी फॉल्ट का क्वेश्चन आ गया। IR1 IR2 और IR3 शायद आपको ये विजुअल नहीं होगी, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ IR1। ठीक है, IR1 जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट पहले की वैल्यू है वाली वो हमें दी है 5 एट एंगल ऑफ 0, 5 एट एंगल ऑफ 0। IR2 सिमेट्रिकल करंट सेकंड की, यानी या नेगेटिव फेज सीक्वेंस की करंट जो दी है वो दी है 2 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। और आपकी IR0 जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू दी है, वो दी है आपकी क्या लिखा है 2SS से, या 2 एट एंगल ऑफ -180 डिग्री, 2 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट की वैल्यू दी है और स्टार कनेक्टेड लोड है। देखिए कैसा है स्टार कनेक्टेड लोड, मैं बना देता हूँ। ये हमारे स्टार का कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड में क्या है, न्यूट्रल जो होता है, तो न्यूट्रल में करंट कब फ्लो होगी और न्यूट्रल में कौन सी करंट फ्लो होती है। देखिए न्यूट्रल में हमेशा हमारी करंट फ्लो होती है, वो होती है आपकी जीरो सीक्वेंस करंट। IN जो होती है हमारी, वो होती है जीरो सीक्वेंस करंट I0। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल में कौन सी करंट आएगी, यहाँ पर अगर हम KVL लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर KCL लगाएंगे, तो इस जंक्शन में यहाँ से करंट आ रही होगी, इस फेज में करंट आ रही होगी, इस फेज में करंट आ रही होगी और इस फेज में ऐसे करंट आ रही होगी। तो ये तीनों करंट मिलके इस में जा रही होगी यहाँ पर न्यूट्रल में। तो ये I0 जो वैल्यू होती है आपकी जीरो सीक्वेंस करंट की, वो होती है 3 टाइम्स ऑफ I0, तीन गुना हो जाती है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट की। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी यहाँ पर न्यूट्रल करंट होती है IN, न्यूट्रल करंट क्या होगी, हमारे तीनों का सम होगी, जो IR और IY और IB। हमें जो फेज का करंट दिए उससे निकाल, ये हमारी फेज करंट है और हमें दिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट की करंट, ये हमारी फेज करंट है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, IN की जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारी इसमें सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट ही फ्लो होती है, तो जीरो सीक्वेंस करंट किसके बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ IR0। जो हमारी जीरो सीक्वेंस करंट दिया उसकी 3 गुना होगी। तो कैसे हो जाएगी, 3 इंटू जीरो सीक्वेंस करंट जो हमारी दी है वो हमें दी थी 2 के आसपास थी। जीरो सीक्वेंस करंट 2 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये आ जाएगा आंसर 6 एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है आंसर। देखिए इसमें आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं इसकी मैट्रिक्स बना देता हूँ एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो हमारा फेज करंट है IR, IY और IB, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा अल्फा मैट्रिक्स इंटू हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बराबर होता है। अल्फा मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 1 1 1 1, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये और हमारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है हमारे IR0 जीरो सीक्वेंस करंट और हमारी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट IR2। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ इसको देखने, देखिए हमें यहाँ से IR0 की वैल्यू निकालनी इसकी, तो यहाँ पर से इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 3 टाइम ऐड हो जाएंगे, IR1 प्लस IR प्लस IY प्लस IB, ये तीनों हमारे जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी ये। और न्यूट्रल करंट में क्योंकि तीनों का सम है तो 3 टाइम्स ऑफ IR0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, द ओपन सर्किट EMF ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज। ठीक है, तो ये आपका एक डेटाबेस क्वेश्चन है, इसका आंसर ए ही है जो इसमें दिखा है। जो आपका वेटसन सेल होता है, वेटसन सेल,
इसका जो EMF होता है उसकी वैल्यू होती है 1.0183 वोल्ट के बराबर, ठीक है। और ये हमारे कहाँ काम आता है, ये हमारा काम आता है वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन में ये हमारा काम आता है। और ये किस टाइप का सेल होता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये होता है आपका वेट केमिकल सेल, वेट केमिकल सेल होता है एक। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन द टू वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इट इज़ कॉल्ड। तो ये हमें पता है कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है तो हम उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखिए क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं, ये हमारी एक ही वाइंडिंग है, इसमें से ही हम टैपिंग करके यहाँ पर से हम इसमें दो कनेक्शन बना देते हैं। ये हमारा प्राइमरी साइड है PS और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग को हम यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉमन वाइंडिंग होती है ये पूरी, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी में यूज़ होगी और इतनी हमारी सेकेंडरी में यूज़ होगी, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें हमारी जो आपकी वाइंडिंग है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है फाइंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट बताना है फॉर द कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल का, क्योंकि हमें पता है फोरियर सीरीज हमेशा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की निकलती है, तो भी ठीक है। इसमें x(t) की वैल्यू दी है और 1.5 कब, जब t की वैल्यू 0 से 1 है, और -1.5 जब आपकी t की वैल्यू 1 से 2 है, और आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर पाई दी है। तो देखिए मैं एक बार इसको डायग्राम बना के दिखा भी देता हूँ आपको कैसे बनेगा ये। तो ये देखिए यहाँ से हमारा यहाँ पर से क्या है 1.5 है इसकी वैल्यू, जब हमारी 0 से 1 के बीच में है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में हमारी इसकी वैल्यू है ये ऐसे 1.5, और उसके बाद है -1.5। ये ऐसे ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है, ऐसे ऐसे आगे करके गया है यहाँ से पीछे। तो हमने सिर्फ एक पीरियड का हम लोग इसमें निकालते हैं। तो ये हमारा पीरियड है 2 तक का, और ये पहला वाला है 1, इसकी वैल्यू 1.5, और नीचे वाले की वैल्यू है -1.5। तो ये आपको कैसी वेव दिख रही है, हम इसको देख कर ही बता सकते हैं कि ये हमारी ऑड वेव है। ऑड वेव कैसे है, ऑड वेव इसलिए है क्योंकि इसका अगर हम इसको इसके बाद का भी देखें तो इसके बाद का ये ऐसे बनेगी ये। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे ये सेम होता है, ये दोनों आइडेंटिकल जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होने के कारण इसको हम बोलते हैं ऑड वेव। तो ये ऑड वेव है, तो ऑड वेव में हमारा जो इसमें A0 की वैल्यू होती है DC कंपोनेंट की, ये होती है 0, और हमारी यहाँ पर AN की वैल्यू जो इवन कंपोनेंट है इसकी भी वैल्यू होती है 0। तो इस केस में सिर्फ हमें BN की वैल्यू निकालनी है, BN की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें आपका टाइम पीरियड दिया है ओमेगा, जो हमें टाइम पीरियड दिया है वो दिया है आपका 2, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद फिर साइकिल रिपीट होगी। आइए मैं इसको अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। तो ये तो देखिए हम इसको यहाँ पर से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें आपको दिया है टाइम पीरियड 2 दिया है, तो हम ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। ओमेगा नॉट क्या होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2π/t। टी हमें टाइम पीरियड क्या है 2, तो 2π/2 हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई पाई, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये दी थी हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, पाई वैल्यू हमें दी है, तो चलो निकाल दिया, पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ से BN की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ से BN की वैल्यू निकालेंगे। तो BN का फॉर्मूला होता है 4 टाइम पीरियड, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to t/2 आधे टाइम पीरियड के लिए। और यहाँ पर जो हमारा आपका सिग्नल है आपका आधे सिग्नल के लिए वैल्यू है 1.5, क्योंकि उसके बाद हमारी माइनस में जा रही है 1.5, और क्या आ जाएगा साइन n, और हमारा जो टाइम पीरियड है यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारा जो ओमेगा की वैल्यू है वो है आपकी पाई। तो यहाँ पर आ जाएगा n π/t × dt, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 टाइम पीरियड है 2, और यहाँ पर से आ जाएगा 2/2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 1.5 साइन n π/t, और किसके रिस्पेक्ट में करना है dt के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 बार कट जाएगा ये 2, और ये 1.5 यहाँ से बाहर ले जाते हैं, तो आ जाएगा इंटू 1.5, और अंदर साइन n π/t का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो साइन n/t का साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n/t, और यहाँ पर t के हिसाब से करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा n π, और लिमिट कितने से कितने तक है, लिमिट है 0 to 1, लिमिट 0 to 1 होगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.5 दूनी 3, और ये n π तो बाहर आ जाएगा, ये n π आ गया बाहर इधर। बाकी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस कॉस n/t,
तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर करनी है, तो हमारी टी की वैल्यू पुट कर करेंगे तो हमारा आ जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो यहाँ पर नीचे पहले चले जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस कॉस एन पाई, 1 माइनस कॉस एन पाई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 3 अपॉन एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई, 3 अपॉन एन पाई, 3 अपॉन एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई, 3 अपॉन एन पाई, 3 अपॉन एन, आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है, 3 अपॉन एन पाई 1 माइनस कॉस एन पाई, ये आंसर है। तो आप समझ गए कैसे करा है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।